हमारी सिंपल सी चैट हुई है, नो लवी डवी एट ऑल। फिर पापा से शर्म क्यों? सिया यही सब सोचते गहरी सो गई। अगले दिन वो ऑफिस के लिए लेट हो गई थी। हमेशा जल्दी उठकर योगा करने वाली सिया आज भागते दौड़ते पराठा मुंह में दबाए ऑफिस की कैब पकड़ रही थी। ओफो, क्या स्टार्टिंग है नए दिन की। राघव के गुड मॉर्निंग मैसेज का कमाल है कि सब खराब हुए जा रहा है सुबह से। अपनी ही बात पर हंस गई सिया। सच में एक सिंपल चैट भी आपको कितना चेंज कर सकती है ना। सारा दिन ऑफिस के काम के बीच में भी वो राघव की हर बात का रिप्लाई करती रही। बहुत अच्छा नेचर है राघव का, एकदम कॉलेज फ्रेंड जैसा। वो घर की तरफ निकल ही रही थी कि पापा का फ़ोन आ गया। बेटा, रमन ने 5 किलो मिठाई और 2 किलो नमकीन मंगाई है मेरे ऑफिस के पास वाली शॉप से। उसकी बहन के ससुराल जानी है शगुन में। अब मुझ में तो वो पहले वाली बात रही नहीं। तू एक काम कर, कैब करके इधर ही आ जा, साथ में जाकर दे आएंगे। इस बहाने जिया से मिलना भी हो जाएगा। रमन का नाम सुनते ही सिया का मन कसैला हो गया। जीजू को अच्छे से पता है कि पापा अब हार्ट पेशेंट हैं। उसके बावजूद उन्हें काम बताते जीजू को जरा भी शर्म नहीं आई। कल को राघव ने भी ऐसा ही कुछ किया तो पापा के साथ। राघव की भी तो एक छोटी बहन है। सिया कैब करके पापा के पास पहुंची और फिर सारा सामान लेकर जिया के घर भी पहुंच गए वो लोग। अरे कैलाश जी, आइए आइए, बहुत समय बाद आना हुआ आपका। बेटी के घर का रास्ता भूल गए थे क्या आप? आंटी, पापा तो पिछले 2 महीने से बेड रेस्ट पर थे। हार्ट प्रॉब्लम के चलते ऑफिस भी घर से ही कर रहे थे, पर शायद आपको पता ही नहीं चला होगा, वरना आप सभी लोग पापा को देखने ज़रूर आते। और व्यस्तता के चलते खुद भी नहीं आ पाते तो कम से कम जीजू को तो भेजते ही। आखिर बेटी के लिए पापा की हेल्थ भी तो मायने रखती ही है ना, क्यों जीजी? सिया के इस जवाब से वहाँ सन्नाटा पसर गया। जिया तो दहशत में आ गई। रमन ने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं। अमन और उसकी माँ हैरानी से कभी जिया को तो कभी सिया को देखने लगे। सिया, तुम्हें जरा भी तमीज़ नहीं है कि बहन के ससुराल में कैसे बात करते हैं? देख लो माँ, मैं क्यों अमन की जिद के आगे झुका नहीं। ये लड़की हमारे क्या किसी के घर की बहू बनने लायक नहीं है। रमन गुस्से से फट पड़ा। मेरे लायक और नालायक होने की बात तो छोड़ ही दीजिए जीजू, आप खुद जीजी का पति बनने के लायक हो। सिर्फ एक अच्छा बेटा या एक अच्छा भाई बनना ही काफ़ी नहीं है इंसान के लिए, एक अच्छे पति की भी जिम्मेदारी निभानी होती है। सिया ने पलटकर जवाब दिया। ठीक है, मैं अच्छा पति नहीं हूँ ना, तो ले जाओ अपनी बहन को वापस। एक अच्छा सा पति देखकर इसकी शादी करवा देना। रमन दांत पीसते हुए बोला। कैलाश जी ने जिया का हाथ पकड़ा और सिया को सामान उठाने का इशारा करके वहाँ से निकल आए। वो भी अब रमन की जातियाँ से परेशान हो गए थे। सिया ने मिठाई नमकीन उठाया और बाहर निकल आई। अपनी बहन का शगुन खुद देखें। इधर अकस्मात हुए इस वाक़ये से रमन सकते में आ गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि कैलाश जी इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। वो आज तक दामाद होने की ठसक दिखाता आया था और वो लोग संभालते आए थे, पर आज बाजी उल्टी पड़ गई थी। कितना समझाया था तुम माँ बेटे को, जिया को इतना तंग मत करो कि पानी सिर से ऊपर चला जाए। कैलाश जी के बीमार पड़ने पर भी जिया को भेजने की बात कही थी मैंने, पर ये तो खुद को दामाद न समझकर किसी रियासत के नवाब समझ बैठे थे। मैं अब बिल्कुल बात नहीं करूँगा कैलाश जी से, तुम दोनों ही जानो। अब बेटी की ससुराल शगुन जाना है तो बहू याद आ रही है। रमन के पापा ने हाथ खड़े कर दिए थे। इधर माधुरी जी कैलाश जी और सिया के साथ जिया को भी देखकर पहले तो बहुत खुश हुई, पर फिर किसी अनर्थ की सोचकर घबरा गईं। जब उन्हें पता चला कि आज वहाँ क्या हुआ तो वो सिया पर भड़क गईं। उनके हिसाब से सिया की ये वाचालता किसी के लिए भी भली नहीं थी, पर जिया जो अब तक एकदम चुप थी बीच में आ गई। मम्मी, कुछ मत कहिए आप सिया को, मैं तो सिया की बहुत आभारी हूँ। आज जब पापा मेरा हाथ पकड़कर उस दहलीज से बाहर लाए तो मैं यही सोचने लगी कितना आसान था इस कलेश से बाहर निकलना, पर मैंने अपनी ज़िंदगी के कीमती 4-5 साल वहाँ ख़त्म कर दिए। जॉब वो आदमी मुझे करने नहीं देता था, घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, और हर बात मानने के बाद भी सासू माँ सारा दिन तानों से मेरा दिल छलनी करती रहती थी। वो अलग। आज सोच रही हूँ तब से क्यों क्यों सहती रही मैं ये सब। कौन सी मजबूरी और लाचारी थी जो मैंने कभी विरोध ही नहीं किया। आपको बहुत शिकायत थी कि मैंने अभी तक चांस क्यों नहीं लिया। उसे डर था कि कहीं मेरा बच्चा मेरे भाई जैसा ना निकले। मैंने सास से दबी जुबान में जिक्र किया तो बेबाक बोली, ठीक ही है, कुल चलाने को अमन के बच्चे ही हो जाएंगे। तुम ऐसे ही सही हो, हमसे ना होगी एक पागल की सेवा। सन्नाटा फैल गया। जिया के चुप हो जाने के बाद कैलाश जी का गुस्सा बढ़ गया। मेरे बेटे को पागल बोलने की हिम्मत कैसे हुई रमन की? क्या नहीं किया मैंने उस नामाकुल के लिए? जब ना तब मिठाई, फल, प्लम्बर, कारपेंटर तक की व्यवस्था कराई मैंने, सिर्फ इसलिए कि बेटी खुश रहे। हमें क्या फ़र्क पड़ता है? इतने साल तक सहने की ज़रूरत ही क्या थी ये सब? तुमने हमें कभी कुछ बताया क्यों नहीं जिया?
अब जिया ने सवालिया नज़रों से माधुरी जी की तरफ देखा और उनका सिर शर्म से झुक गया। बहुत सी बातें से वाकिफ़ थी माधुरी जी, पर हमेशा जिया को समझाकर चुप करा देना ही आता था उन्हें। आज तक कोई बात कैलाश जी तक पहुँचने ही कहाँ दी थी उन्होंने। कैलाश जी फौरन माजरा समझ गए। एक जलती नज़र माधुरी जी पर डालकर वो घर से बाहर निकल गए। सिया ने माधुरी जी को इग्नोर कर दिया और अपने कमरे में चली गई। जिया वहीं बैठी सुबक रही थी। माधुरी जी ने उसे सीने से लगाकर चुप कराने की कोशिश की। बच्चे, हो सके तो मुझे माफ़ कर दे। रमन के परिवार के साथ साथ मैं भी तेरी गुनहगार हूँ। कैलाश जी वापस घर आ गए थे। घर में अजीब सा अबोला पसर गया था। माधुरी जी ने खाने के लिए आवाज़ लगाई तो कोई जवाब नहीं मिला। सिया तकिए पर ठोड़ी रखकर दीवार ताके जा रही थी। एकाएक उसका फ़ोन बजने लगा। उसने बेमन से फ़ोन उठाया। राघव का नाम देखकर सिया एकदम से हड़बड़ा गई। हेलो, सिया ने झिझकते हुए कहा। कहाँ हैं मैडम आप? अपना मैसेज बॉक्स चेक करेंगी क्या? राघव की घबराहट भरी आवाज़ आई। ओह नो, 159 मैसेज पड़े हैं राघव के। रमन के घर पहुंचने के बाद से फ़ोन का होश ही कहाँ रहा था उसे। रमन ने जो जीजी के साथ किया, अगर वैसा ही कुछ राघव ने करने की कोशिश की तो। सिया सोच में पड़ गई। हेलो, आर यू ऑल राइट? राघव ने लंबे इंतजार के बाद फिर पूछा। ओह या, आई मीन वो ऑफिस में कुछ डेडलाइंस थी तो मोबाइल पर ध्यान ही नहीं गया, सॉरी। सिया ने बोल तो दिया, पर फिर सोचने लगी मैंने सॉरी क्यों बोला। नो, देयर इज़ नो नीड ऑफ सॉरी। बस मुझे लगा कि सब ठीक तो है ना। राघव भी बहुत अपसेट लग रहा था। 2 साल, पूरे 2 साल लगे थे उसे साइना के दिए धोखे से उबरने में। अब जाकर वो खुद को संभाल पाया है और सिया को लेकर कुछ पॉजिटिव वाइब्स फील कर रहा है। पर आज कुछ खिंचाव है दोनों के बीच। क्या हम मिल सकते हैं? राघव और सिया एक साथ बोले। वाओ, बोथ आर ईगर टू मीट। दोनों ही मिलने को बेताब हैं आई थिंक। तो कल मिलें तुम्हारे ऑफिस के बाहर वाले कॉफ़ी हाउस में। राघव थोड़ा झिझकते हुए बोला। पर राघव, क्या हम इस मीटिंग को सीक्रेट रख सकते हैं? डोंट टेक इट अदरवाइज। मुझे गलत मत समझना, बस अभी घर का माहौल नहीं है ये सारी बातें करने का। सिया को अजीब तो लग रहा था, पर सच में अभी घर में कोई भी इस बारे में क्या ही बोलता। मीटिंग? मुझे लगा था कि हम कॉफ़ी डेट पर जा रहे हैं। राघव ने एकदम मासूमियत से पूछा तो सिया इतनी टेंशन में भी हंसने लगी। ओके, तो मिस्टर राघव खन्ना, आप आइएगा डेट पर और मैं जाऊंगी मीटिंग में, ठीक है? ठीक, बट फ़नी भी। राघव भी हंसने लगा और फिर इधर उधर की बातें करके दोनों ने गुड नाइट बोल दिया। जिया और सिया बहुत सालों बाद साथ में सोए तो देर तक बातें करते रहे। कैलाश जी ने माधुरी जी से पीठ फेर ली तो वो समझ गई कि अब माफ़ी का रास्ता मुश्किल होने वाला है। अगली सुबह जब सिया ऑफिस के लिए तैयार होकर निकली तो कैलाश जी ने उसे पलटकर 3-4 बार सिर से पांव तक देखा। फिर अपनी नाराज़गी को एक तरफ रखकर माधुरी जी को इशारा किया। माधुरी जी रसोई से बाहर आईं और सिया को सावधानी से नाश्ते के लिए बैठते देखने लगी। ये गजब कैसे हो गया? आज कुछ स्पेशल सेलिब्रेशन है क्या ऑफिस में? माधुरी जी ने टोका तो सिया झेंप कर बगलें झाँकने लगी। दरअसल आज वो बहुत मशक्क़त के बाद तैयार हुई थी। हमेशा जीन्स शर्ट पहनने वाली सिया ने आज एथनिक वियर डाला था। चेहरे पर क्रीम लगाना भी भूल जाने वाली लड़की आज बेस लगाकर काजल और ग्लॉस के साथ बड़ी खूबसूरत दिख रही थी। नज़रें चुराते हुए सिया ने जवाब दिया। अरे वो आज कल्चरल डे है ना ऑफिस में, और इस बार कंपलसरी है। माधुरी जी उसके जवाब से संतुष्ट तो नहीं थी, पर कैलाश जी की तरफ देखकर वापस अंदर घुस गई। ऑफिस में भी सब उसे दिन भर टोकते रहे। वाह सिया, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। हमेशा ऐसे ही रहा कर तैयार होकर। आज कुछ स्पेशल है क्या? आज सिया की जगह उसकी हमशक्ल आई है और भी अनगिनत कॉम्प्लीमेंट्स। जैसे तैसे दिन कटा। कॉफ़ी हाउस में घुसते ही सिया अपने बैठने की जगह तलाश रही थी कि राघव सामने आ गया। फ़ोटो से ज़्यादा अच्छा दिखता है, सिया ने मन में सोचा। राघव ने उसे साइड हक किया और फिर एक अच्छे से व्यू वाली टेबल पर दोनों बैठ गए। दोनों के मन में अनगिनत बातें थीं, पर ये तय नहीं कर पा रहे थे कि शुरू कहाँ से करें। अपनी कॉफ़ी ऑर्डर करने तक दोनों इधर उधर की बातें करते रहे। फिर सिया एकदम गंभीर हो गई। लुक राघव, मेरा एक भाई भी है, राजू। वो डाउन सिंड्रोम नाम की एक जेनेटिक बीमारी से जूझ रहा है। उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और सालों की मेहनत के बाद वो अब थोड़ा सा एक्टिव और बेहतर हुआ है। और सबसे ज़रूरी बात, मेरा भाई मेरी जान है। वो मेरी ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा है। मैं उससे मिलना या उसे सपोर्ट करना कभी नहीं छोड़ सकती। अगर तुम्हें या तुम्हारी फैमिली को राजू से कोई भी दिक्कत है, अभी बता देना। ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। सिया की दो टूक बातें सुनकर राघव हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर एक दिन की बातचीत में उसकी कौन सी बात से सिया को लगा कि वो सिया को फैमिली से दूर रखेगा। उसके चेहरे पर शौक और परेशानी के मिले जुले भाव देखकर सिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो धीरे धीरे सुबकने लगी। राघव को समझ नहीं आया कि वो सिया को कैसे सांत्वना दे।
वो सिया के पास वाली कुर्सी पर पहुंच गया और टिश्यू पेपर देकर उसे चुप कराने लगा। 10-15 मिनट में ही जिया और अमन की पूरी कहानी राघव के सामने थी। राघव ने सिया को समझा बुझाकर चुप कराया। सिया, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि रमन जैसी सोच के लोग आज भी मौजूद हैं, पर मेरे या मेरे परिवार की तरफ से कभी कोई बात नहीं उठेगी राजू को लेकर, ये वादा जरूर कर सकता हूँ। सिया राघव से बात करके बहुत हल्का महसूस कर रही थी। दूसरी तरफ राघव अब समझ नहीं पा रहा था कि जो बात वो करना चाहता था वो इस समय छेड़ना सही रहेगा या नहीं। फिर उसने मन ही मन निर्णय लिया कि कुछ चीज़ें इंतजार कर सकती हैं, अभी सिया को संभालना ज़रूरी है। उसने सिया की तरफ हाथ बढ़ाया और उसे दोस्त बनने का ऑफर दे दिया। मुझसे दोस्ती करोगी क्या? सिया के लिए ये उम्मीद से बाहर था। वो एकदम हड़बड़ा गई। अरे गलत मत समझो, मुझे पता है कि हमारा परिचय किसी और वजह से हुआ है, पर कोई भी डिसीजन बनने तक क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? सिया को भी राघव की बात समझ आ गई। उसने हाथ थाम लिया राघव का और मुस्कुरा दी। इस शादी के ऑफर का चाहे कुछ भी हो, पर मैं ये दोस्ती अब कभी नहीं खोने दूंगी। घर लौटते हुए सिया बहुत गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसके ज़्यादातर सभी दोस्तों की शादी हो चुकी थी। लव मैरिज थी तो कुछ की अरेंज, पर जैसा उसके मामले में हो रहा था वो उसने कभी किसी के मुंह से नहीं सुना था, यहाँ तक कि लव मैरिज में भी नहीं। क्या राघव सच में इतना अंडरस्टैंडिंग है या अभी वो भला बनने का नाटक कर रहा है? उसकी लाइफ में क्या कमी है जो वो मेरी कमियों को भी स्वीकार कर रहा है? सिया घर में घुसकर भी अपनी विचार श्रृंखला से निकल नहीं पाई और नतीजा ये हुआ कि घर में बैठे मेहमानों पर उसका ध्यान ही नहीं गया। सिया, वो किसी प्रोजेक्ट में डूबी होगी ना, इसीलिए इतनी खोई सी लग रही है। सिया को जैसे नींद से जगाया सिया को जैसे नींद से जगाकर माधुरी जी सिया के गुमसुम दिखने की सफाई मेहमानों को देने लगी। अब जाकर सिया का ध्यान आगंतुकों की ओर गया। मम्मी पापा के हम उम्र इस जोड़े में एक अलग ही आकर्षण था। साउथ कॉटन की बहुत सुंदर और सादगी से भरी साड़ी में लिपटी आंटी, लगभग 6 फीट लंबे अंकल, दोनों ही बहुत खुशमिजाज और सौम्य स्वभाव के लग रहे थे। बेटा राघव के मम्मी पापा, माधुरी जी ने परिचय देना चाहा तो आंटी ने टोक दिया। ये क्या बात हुई भला मधु? मैं बस राघव की मम्मी हूँ तेरे लिए, तेरी कोई नहीं लगती मैं। निशा जी की बात पर माधुरी जी झेंप गई और फिर निशा जी को गले लगाते हुए बोली, ये है मेरे बचपन की सबसे पक्की सहेली निशा, और ये है निशा के हस्बैंड संजीव जी। सिया ने आगे बढ़कर दोनों से नमस्ते की और फिर वहीं बैठकर बातों में शामिल हो गई। कैलाश जी और संजीव जी जल्दी ही घुल मिल गए। जिया और माधुरी जी नाश्ता लगा चुके थे। सबने साथ में नाश्ता लिया और फिर संजीव जी मुद्दे की बात पर आ गए। कैलाश जी, हमारा मन था कि अब बच्चों को मिला देना चाहिए, 1-2 बार मिलेंगे जुलेंगे तभी तो निर्णय ले पाएंगे। कैलाश जी को समझ नहीं आए कि वो क्या जवाब दें। जिया की तरफ से दिमाग इतना उलझा हुआ था कि सिया के लिए आया रिश्ता वो लगभग भूल ही चुके थे। वो क्या है ना भाई साहब, बड़ी बिटिया ससुराल से आई हुई है तो थोड़ा बिजी थे अभी हम लोग। जिया के जाने के बाद का प्रोग्राम बनाते हैं ना कोई। अरे ये तो और भी अच्छी बात है ना भाई साहब, बड़ी बहन के साथ होने से सिया को भी अपनी उलझनें सुलझाने में मदद मिलेगी। मैं तो कहता हूँ हम सभी लोग मैं भीमताल चलते हैं, इस चिलचिलाती गर्मी से राहत भी मिलेगी। बच्चे एक दूसरे को जान समझ भी लेंगे और हम लोगों को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा इस रोज़ की भागदौड़ भरी ज़िंदगी से। संजीव जी के इस ऑफ़र से तो कैलाश जी एकदम ही भड़क गए। ये कैसे अजीब लोग हैं? पहले बच्चों के नंबर आपस में देने की बात निशा जी ने कही, अब संजीव जी साथ में घूमने जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। अरे बच्चों की शादी का मामला है, कोई मजाक तो नहीं? कैलाश जी मना करने के लिए बहाना भी सोच रहे थे और उन लोगों के अलबेले और तौर तरीकों पर भी खींच रहे थे। उनका फ़ोन बजने लगा। वो बात करने बाहर चले गए और वापस आकर उन्होंने संजीव जी से कहा, तो चलिए भाई साहब अब भीमताल ही चलते हैं, आप प्रोग्राम बनाइए, बुकिंग वगैरह मैं देख लेता हूँ, शायद वहाँ की आबो हवा ही मेरे परिवार में चल रही उठापटक को शांत कर पाएगी। अब कैलाश जी मन ही मन सोच रहे थे, बुकिंग की ज़रूरत नहीं है भाई साहब, हमारे 2 फ्लैट हैं वहाँ, वेल मेंटेन्ड, एक में आप सपरिवार रह लीजिएगा और दूसरे में हम ठहर जाएंगे। संजीव जी सच में ही कुछ अलग ही पर्सनैलिटी थी। अरे वाह, तो फिर चलते हैं भीमताल। कैलाश जी की हामी से माधुरी जी बड़ी हैरान थी, पर प्रत्यक्ष में कुछ बोली नहीं। दिन और समय फाइनल करके संजीव जी और निशा जी ने सबसे विदा ली। उनके जाने के बाद कैलाश जी ने खुद ही खुलासा कर दिया अपना मन एकदम बदल लेने का। रमन का फ़ोन था, जिया को वापस ले जाना चाहता है, उसकी बहन के घर शगुन जाना है। ना तो जिया के ना होने से लोग बातें नहीं बनाएंगे। बनाने दो लोगों को बातें, मेरी बेटी अब उनके किसी जाल में नहीं फंसेगी। कैलाश जी का बड़बड़ाना सुनकर माधुरी जी को लगा कि जिया को इस समय वहाँ जाना चाहिए, पर कैलाश जी पहले ही नाराज़ चल रहे हैं तो वो बीच में बोली नहीं। घूमने का प्रोग्राम बनते ही घर का माहौल एकदम बदल गया। माधुरी जी ने कपड़े और ज़रूरी सामान छांटने शुरू कर दिए और सिया को जिया के साथ कुछ अच्छे कपड़े खरीदने मार्केट भेज दिया। 2 दिन बाद जाना तय हुआ था।
तो माधुरी जी की प्लानिंग ये थी कि आज और कल में सारी पैकिंग निपटा लें तो एक दिन कुछ बढ़िया स्नैक्स बनाने के लिए बच जाएगा। सिया और जिया बाजार से लौटी तो सिया के साथ साथ जिया और राजू के लिए भी सामान देखकर माधुरी जी ने टोक दिया, बेटा अभी राजू के लिए कपड़े खरीदने की क्या ज़रूरत थी? मम्मी वो भी तो साथ चलेगा ना, उसको बहुत दिनों से ये नए कार्टून वाली टी शर्ट चाहिए थी। सिया कपड़े तय बनाती बोली, मैं सोच रही थी कि जिया और राजू घर पर ही रह जाते। माधुरी जी धीमे से बुदबुदाई, बिल्कुल नहीं, खबरदार जो अपनी गलती दोहराने की कोशिश की तो। जिया की शादी के समय भी मैंने तुम्हें कितना समझाया था, पर तुमने अपने आगे मेरी एक नहीं चलने दी। बाद में राजू को देखकर रमन की प्रतिक्रिया गलत थी, पर उसमें हमारी भी तो गलती थी। संजीव जी को मैं राजू के बारे में सब बता चुका हूँ और उन लोगों को राजू की स्थिति से कोई गुरेज नहीं है। कैलाश जी की बात सुनकर माधुरी जी ने अपना सिर झुका लिया। अक्सर लोग रिश्ता करने के चक्कर में सच छुपा जाते हैं, पर इसका अंजाम बाद में बच्चों को भोगना पड़ता है। जिया और राजू के बैग में भी पैक हो गए। पहले तो जिया ने जाने से मना कर दिया, पर फिर पापा की जिद के आगे उसने हार मान ली। नियत दिन सुबह 5 बजे संजीव जी अपनी गाड़ी लेकर हाजिर थे। उनकी बेटी सेजल बहुत प्यारी और क्यूट थी। इस साल 12वीं के पेपर दिए थे और आगे फैशन एंड क्राफ्ट में जाने की तैयारी कर रही थी। संजीव जी ने अपने ड्राइवर को कैलाश जी की गाड़ी के साथ चलने के निर्देश दिए और राघव ने अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग संभाल ली। निशा जी, संजीव जी, कैलाश जी की गाड़ी में बैठ गए और सिया, जिया, सेजल और राजू राघव के साथ बैठने लगे। जिया मेरे पास, जिया मेरे पास। राजू अपरिचित चेहरे देखकर डर जाता था। वो जिया का हाथ नहीं छोड़ रहा था। राघव ने सेजल को आगे बैठाने से साफ इनकार कर दिया। ये बहुत भयंकर सोती है गाड़ी में बैठते ही, इसको मैं बिल्कुल आगे बैठाने वाला नहीं हूँ। सेजल ने राघव को जीप दिखाई और जिया के पास पीछे की सीट पे एडजस्ट हो गई। अब बचे सिया और राघव। राघव ने सिया के लिए कार का गेट खोला और फिर खुद अपनी सीट पर जम गया। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले ही उसके फ़ोन पर मैसेज आ गया सेजल का, चंट भाई, सिया दी को ही बिठाना था तो मुझे बदनाम करना ज़रूरी था क्या? सॉरी सेजू, पर मैं तुझे इसके बदले घर जाकर पिज़्ज़ा पार्टी देने वाला हूँ। ओके, राघव ने टाइप किया। 2 साल बाद किसी लड़की को साथ वाली सीट पर बैठने दिया है भाई, बेस्ट ऑफ लक, सेजल ने जवाब लिखा और राघव मैसेज पढ़कर मुस्कुराने लगा। उसने एक नज़र सिया को देखा जो अपने फ़ोन में बिजी थी और गाड़ी स्टार्ट कर दी। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको कहानी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का भी नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।